अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। तो क्विंटेसेंस अपना पहली बार कश्मीर में मेंटरशिप सेशन और मेंटरशिप का पूरा 1 साल का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें जितने भी बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, उनको कंटिन्यूस मेंटरिंग चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की एनरिचमेंट कैसे करनी है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विंटेसेंस 360। ये 360 इस तरीके से बिकॉज इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की स्टेज तक का आपका कंटिन्यूस मेंटरशिप होता रहेगा। अब ये हम पहली बार वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं इसमें, और ये आपका शुरू हो चुका है। हेलो दिया, कैसे हैं आप? Sir, I'm fine. कहाँ से हैं आप? अपने बारे में बताइए थोड़ा। Yes, sir, I'm from Kashmir, Arachibag, Srinagar. My name is Dia Parsi, and I was a medical student. I prepared for NEET, but I wasn't able to crack it. Then I joined Quintessence classes. Yeah, I'm preparing for now civil service. तो कितना टाइम से पढ़ रहे हैं आप? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग? I think 3 weeks. 3 weeks। अच्छा, तो बिफोर यू स्टार्टेड आपने कैसे शुरू किया था? Sir, it was unexpected. बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ होंगी। अच्छा, पूरा टाइम तो एक्चुअली 11th-12th में नीट के लिए प्रिपेयर किया, फिर 12th में बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने में लग गई, फिर ड्रॉप लिया था नीट के लिए, बट एग्जाम थोड़ा ज़्यादा टफ आ गया था तो टाइम से नहीं कर पाई। बायो वाज अ बिट लेंथी, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे फिजिक्स के लिए। तो उसके बाद फिर एक्चुअली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी थोड़े मुझे ना वो देख के थोड़ा डर जाती थी मैं कभी-कभी, और थोड़ा टाइम लगता था उसके लिए। सो बट थ्योरी जो थी बायो वगैरह, आई वाज वेरी गुड एट इट बिकॉज़ मैं याद कर लेती थी अच्छी तरह से। तो फिर जब मैंने इसके बारे में देखा तो मुझे लगा इसमें आंसर राइटिंग वगैरह भी है, एंड आई स्टडी फ्रॉम प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, एंड वहाँ पे आंसर राइटिंग वगैरह अच्छे से सिखाते हैं, तो मुझे आती थी ये सब। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में देखा, थोड़ा एनालाइज किया। फिर मैं रोहन सर के पास भी गई, एंड फिर मुझे पता चला इस एग्जाम के बारे में, फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट की। बट इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड क्या करना चाहिए क्या नहीं। स्टिल मेरे पेरेंट्स अभी उसी के पीछे है, बट मैं क्या करूँ। अच्छा, जब आपने क्लासेस शुरू की उससे पहले क्या प्रीरिक्विजिट्स आपने फॉलो किए? जैसे हैव यू लुक्ड अपॉन द सिलेबस या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैंक वगैरह ऐसा कुछ देखा आपने अभी तक? सर मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस देखी थी, और जिसपे थोड़ा सिलेबस के बारे में बताया था क्या है क्या नहीं, और फिर रोहन सर ने भी बताया कितना टाइम करना है, क्या करना है, कितने टाइम का एग्जाम होता है, क्वेश्चंस वगैरह, मार्क्स वगैरह बोला। ऐसे तो मैंने कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देखा अभी तक। ठीक है, मैं समझ गया जो आप बता रहे थे। क्या अभी सिलेबस आपने खुद से एनालाइज नहीं किया होगा मत? थोड़ा बहुत तो देखा पॉलिटी 1 में, पॉलिटी 2 का। अच्छा, ठीक है। और व्हाट अबाउट आंसर राइटिंग? अभी आंसर राइटिंग के भी क्लासेस चल रहे हैं आपके, यस सर। तो हाउ डू यू फील अबाउट उनमें दैट? अभी वो डिमांड वगैरह सिखाई सर ने, टॉपिक कैसे लिखना है, फोकस वगैरह, कोर। ठीक, मैंने उनको दिखाए, मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हुए थे अच्छा, एज एन असाइनमेंट, तो मैंने उनको दिखाया, उन्हें चेक भी किया। ठीक है। दिया देखो, पहले इसमें देयर आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट नो कि चलो आप शुरू कर रहे हैं, आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गया, 1 महीना हो गया। पहले तो यू शुड हैव अ टारगेट इन योर माइंड कि आपको एग्जाम देना कब है, ठीक है? एंड हैव अ डिसेंट realistic achievable target in mind. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त दिस ईयर लेट्स से, या आपने जुलाई से शुरू किया, जुलाई से लेकर इट विल टेक यू एटलीस्ट 1.5 years टू कवर द सिलेबस थॉरली, ठीक है ना? यस सर। तो बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करना और उसमें फाउंडेशन अच्छे से कवर करना, किताबें जितनी भी है आपकी, जो बड़ी ही नेसेसरी किताबें हैं उनको कवर करना, और हर सब्जेक्ट को बड़े डिटेल में कवर करना। इट विल टेक यू अराउंड 1.5 years। तो वो आपका पहले दिमाग में रखना है कि भाई मैं अगले साल का अटेम्प्ट नहीं दे सकती, तो उसके अगले साल आई हैव टू फोकस ऑन दैट। आप तो ये है ना, आप ग्रेजुएट नहीं हो अभी, ठीक है? कौन सा? इग्नू से कर इग्नू रही से? हूँ मैं। ठीक, यस सर, बीएससी कर रही पहला हूँ। पहला साल है आपका? यस सर, अभी स्टार्ट ठीक, करनी है।
अभी तो मतलब काफी टाइम है, फिर उस हिसाब से तो 2026, 27, 28, 28। 28, 28 में पेपर देना है, ठीक है, अच्छा टाइम है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर टाइम में हर एक साल का आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, आप जब जब आप एनालाइज करते हैं पेपर्स को, आप इस वक्त के पेपर्स देखते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस देखो या फिर यूपीएससी देखो, एक चीज आपको पता चलता है कि द एग्जाम इज मोस्टली अबाउट क्लोज टू 60% ऑफ योर पेपर इज अबाउट स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक का मतलब हो गया जैसे जो आप अभी क्लास ले रहे हैं, तो उसमें आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये है, सेपरेशन ऑफ पावर इसको कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेट्स सपोज आप सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, उसके आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर फंडामेंटल राइट्स, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसके, दैट इज योर स्टैटिक पोर्शन। ये स्टैटिक पोर्शन ही आपका लगभग 50-60% पेपर स्टैटिक ही होता है। तो जितना ये हवाबाजी है कि भाई करंट 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 करना है, करंट इज मीगर 15 to 18% ऑफ योर पेपर, जो प्योर आपका करंट से उठाकर डाला जाता है। लेकिन आपका मेन जो चंक है आपका, दैट इज स्टैटिक, और हर सब्जेक्ट पे, इवन इफ इट इज अ सब्जेक्ट लाइक, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कुछ डायनामिक सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये आपके डायनामिक सब्जेक्ट्स है। इसमें काफी ज्यादा न्यूज आता है, काफी ज्यादा करंट अफेयर्स आता है। मैं आपको कह रहा हूँ इन डायनामिक पोर्शंस में भी स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी जो Yes. हिस्ट्री, ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट्स है, उसमें तो वो तो है ही पूरा स्टैटिक, मगर Static है, yes. हाँ, बाकी जो डायनेमिक पोर्शंस भी है उसमें भी स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। तो योर प्राइमरी फोकस हैज टू बी, अभी आपने करंट का उतना टेंशन नहीं लेना है, डोंट गो आफ्टर मंथली मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स अभी से शुरू करना, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट एंटायरली, बिकॉज न्यूज़पेपर जनरली हम तब रिकमेंड करते हैं जब आपने पॉलिटी, इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लिया होता है, तब जाके आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, उसको वैल्यू कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है उसको एनालाइज, उसका जो एनालिटिक अप्रोच होता है किसी भी इशू को समझने का, वो आप तब कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। लेकिन जब आपने पॉलिटी भी अच्छे से किया नहीं, इकोनॉमी अच्छे से किया नहीं, तो वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंड होगा नहीं, आईआर अच्छे से किया नहीं तो वो कॉम्प्रिहेंड होगा नहीं। तो बेहतर है इस वक्त योर फुल फोकस हैज टू बी ऑन स्टैटिक पोर्शन। जितना अच्छा, अब Okay. इसमें भी क्या है, स्टैटिक में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर आपको जो भी लेक्चर दे रहा है, इफ ही इज टेलिंग यू कि भाई मेरे लेक्चर से आई एम गोइंग टू कवर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हिच वी मेक इट अ पॉइंट कि हाँ क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाने चाहिए पिछले Yes. 10-15 साल के। इफ ही इज टेलिंग यू कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से हो जाएंगे, और आप जब चेक भी कर रहे हो, जैसे आपका चैप्टर खत्म हो गया, सिटीजनशिप खत्म हो गया, एंड देन यू गॉट बैक, आपने 2013 से 2025 तक जितने भी सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आए पॉलिटी के, आप एक एक करके निकाल रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि भाई जो मैंने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या वो क्वेश्चंस में मुझसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, और अगर वो सॉल्व हो रहे हैं आपसे, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन Yes, अगर sir. सिटीजनशिप का लेक्चर लेने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग, आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने पढ़ने की जरूरत है। तो जो यार्ड स्टिक है कि भाई वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, द यार्ड स्टिक और द मेजरिंग रॉड ओनली वुड बी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है ना, वो मेजर यार्ड स्टिक बनता है। तो जो भी थीम आपकी कवर हो जाती है क्लासेस में, जो भी थीम इन द सेंस की जो भी टॉपिक कवर हो रहा है एक एक करके, उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी अभी तक सवाल आए हैं पुराने, वो सब के सब सॉल्व होने चाहिए आपके। दैट हैज टू बी योर प्राइमरी फोकस इन द फर्स्ट ईयर। तो जब आप पहली बार Okay, पढ़ाई sir. करते हैं और पहला साल आपका होता है, पहले साल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, जो भी थीम कवर करी जा रही है, उस थीम के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में कवर हो जाने चाहिए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, ठीक है ना। अब जी सर. अभी जो आप नोट्स बना रहे हैं अपने, ये आपका पहला पहला मानिए आप एक्सपोजर जब होता है सब्जेक्ट के साथ, जैसे पॉलिटी अभी तक पढ़ा नहीं होगा आपने, तो ये आपका फर्स्ट एक्सपोजर है पॉलिटी के साथ। तो उसके जो आप नोट्स बना रहे हैं, दीज नोट्स वुड नॉट बी समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लेटर ऑन इन योर, लेट्स से जब आप मेंस लिखोगे कल को, वो थोड़ा जी अलग सर. होता है वो, ठीक है ना। जब आप मानिए आप 1-2 साल प्रिपरेशन में आपने कंटिन्यूअसली रिगरस तैयारी कर ली, 2-3 साल के बाद जब आप मेंस लिखने जाते हो प्री क्वालिफाई करने के बाद, उस वक्त के जो नोट्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना आप कि भाई ये मेरा एक बार नोट तैयार हो गया एंड दिस इज इट ओनली। तो उसमें फिर फर्दर रिफाइनमेंट्स आती है, बट वो हम्म. सक्सेसिव ईयर्स में आएंगी आपको। अभी आपका जी मेन सर. फोकस वुड बी covering the static portion in a way that I should be able to solve all my previous year questions. अब you might wonder कि previous year questions कहाँ से निकाले? जैसे एक तो वो बुक आती हम्म. है, प्रीवियस ईयर जी. क्वेश्चंस की एक बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की ला सकते हैं आप। या तो ओके. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द बुक, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में राइट प्रीलिम्स और क्वेश्चन. मेंस दोनों मिल जाएंगे, और वो सब्जेक्ट वाइज है, मतलब वो पॉलिटी का अलग से दिखाएगा,
ज्योग्राफी का अलग से दिखाएगा। बस पॉलिटी का सेक्शन निकाल कर उसके सारे क्वेश्चन चेक करने हैं कि भाई जो टॉपिक हमने कवर किया अभी तक, उस टॉपिक का कौन-कौन सा क्वेश्चन अभी तक आया है और क्या वो सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर वो नहीं हो यस रहा है तो उसको नोट्स में ऐड करना है, ठीक है ना? और अब फिर क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आपने अब तैयार कर लिया, लेक्चर सुन के आपने वो चीजें पढ़ ली और आपने नोट कर लिया, और अभी आपके जो नोट्स होंगे काफी एक्सपेंसिव नोट्स होते हैं, जैसे बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज का मतलब लिख रहे हैं साथ में, है ना? यस ये भाई ये क्या बोल दिया सर ने, इसको घर पे सर्च कर लिया, उस पर आपने 2-3 लाइनें सर्च करके लिख ली। शुरुआत में ये होता है, बट देन जितने भी आपके एक्सपेंसिव नोट्स आप बना रहे हैं, ये ज्यादा अगर हो जाएंगे देन ये रिवाइजेबल नहीं होंगे, कल को ये फायदा नहीं देंगे आपको। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने एक बार ये सारे नोट्स तैयार जब कर लिए और एक चैप्टर खत्म हो गया और वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, देन यू हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स द सेम चैप्टर। एक बार ओके 10 से सर 12 बार जब आप रिवीजन करना शुरू करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि ठीक है सर, ये टॉपिक मुझे समझ आ गया, मैंने 10-12 बार रिवाइज कर लिया, तो जितना मैंने नोट एक्सपेंसिव बनाया था इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि टॉपिक क्या है। तो देन यू हैव टू मेक इट वेरी क्रिस्प, बहुत छोटा बनाना है उसको। उसी नोट को जो आपने क्लास में बनाया उसको बहुत छोटा बनाना है। क्रिस्प बनाना है यस हाँ, बट वो कब बनाएंगे आप? एटलीस्ट 10 से 12 बार आपको रिवाइज करना है द सेम थीम। देन यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग इट, एंड डोंट डोंट फोकस ऑन कि भाई सर 2-3 बार पढ़ लिया लेकिन याद नहीं रह रहा है। वो नहीं रहता याद 2-3 बार पढ़ने से। आपको एक चीज 10-12 बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप उसको क्रिस्प बना पाएंगे। ठीक है ना? और ये क्रिस्प बनाना जरूरी है, बिकॉज जब तक आपके हर सब्जेक्ट के नोट 60-70 पेज से ज्यादा है, मानिए आप 150 पेजेस लिख रहे हैं आप हर सब्जेक्ट का, तो ये इतना ज्यादा है कि बाद में रिवाइज नहीं हो पाएगा इससे आपको। तो आपने इसको कंसाइज बना, बड़ा छोटा करना है इसको, बट आफ्टर रिवाइजिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है ना? डिस्पाइट डिस्पाइट दैट, वो जो छोटे नोट्स आप बना रहे हैं जिनको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, वो यस सर सिनॉप्सिस भी कल को आपको मेंस में हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज मेंस में फिर आपको मेंस के थीम्स के हिसाब से नोट बनाने पड़ते हैं, उनको हम वन पेजर्स कहते हैं। पर वो अभी वक्त नहीं है उसका, वो आप धीरे धीरे अगले साल या उसके अगले साल कर सकते हो। पर अभी ये फोकस रहना चाहिए, क्लास करना, क्लास के साथ अगर कोई रिकमेंडेड चीज है सर ने बताइए रिकमेंडेड चीज, और उसके बाद उसके पीवाईक्यूज साथ साथ करते रहना विद रेफरेंस टू आंसर जी सर राइटिंग। देखो यस आंसर राइटिंग में हो सकता है आपको भी पहले पहले लगेगा कि, बिकॉज जो आंसर राइटिंग आपने स्कूल में करी होगी, आपको लग रहा होगा कि भाई आंसर राइटिंग आता है हमें। वो आंसर राइटिंग आता है, आपको बिल्कुल आता है। जैसे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, तो आई विल गिव यू अराउंड 15 मिनट्स, आपको 15 मिनट मिलेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, आप लिख लोगे 15 मिनट में आंसर। बट द चैलेंज इज नॉट राइटिंग एन आंसर इन 15 मिनट्स, द चैलेंज इज राइटिंग द सेम आंसर इन 7 मिनट्स। ठीक है ना? यस दैट इज द चैलेंज। और वो आंसर राइटिंग हमने ना कॉलेज में करी होती है ना स्कूल में करी होती है, वो एक अलग ही चैलेंज है। वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही सीखा जाता है। तो जब भी आप अब आंसर राइटिंग करोगे, आप जब आप शुरू करोगे आंसर राइटिंग, सबसे पहले मेक इट अ पॉइंट कि जो भी थीम आप जिसका भी आंसर करेंगे, उसका आपके पास एक वन पेजर नोट तैयार हो, एक पेज में उसका नोट तैयार हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज लाइक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द रूरल अर्बन डिवाइड ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको। अब इसका ग्लोबलाइज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अ थीम इन द सिलेबस, सिलेबस पे लिखा हुआ है ये चीज। आपने पेपर निकाला, आपने इस पेपर का इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का हेडिंग लिखा, और आपने इसका एक वन पेजर नोट बनाया कि भाई इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है क्या, किस किस पे इम्पैक्ट पड़ना, इम्पैक्ट हमें देखना ग्लोबलाइजेशन, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी आपका सिलेबस का थीम है। अब इंडियन यस सोसाइटी सर में कौन कौन सी चीजें आती है? वुमेन आते हैं, एल्डरली सिटीजन आते हैं, रूरल इंडिया आता है, चिल्ड्रन अर्बन इंडिया आता है ना, सोशल क्लासेस आते हैं। तो हर जगह पर आपके पास एक एक पेज में इसका नोट होना चाहिए। ठीक है? जब ये इसका एक वन पेजर नोट तैयार हो जाएगा, उसके बाद यू कैन राइट एन आंसर। ठीक है? और आंसर यस भी सर लिखना कैसे, एक एक करके आंसर नहीं लिखना है। यू स्टार्ट विद राइटिंग थ्री आंसर्स इन अ स्ट्रेच। ठीक है? और हर आंसर को अपने टाइम फ्रेम में लिखना है। तभी आपको समझ आएगा कि भाई अगर मैं 15-15, 20-20 मिनट दे रहा हूं आंसर में, दैट्स नॉट आंसर राइटिंग। आपने 3-3 आंसर स्ट्रेच में लिखना है। ठीक है? तो जैसे आपने यस अभी पॉलिटी की 5 थीम्स कंप्लीट कर ली, लेट्स से 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब उन 5 यस चैप्टर्स पे अभी तक 10 क्वेश्चन आए हैं, और उन 10 क्वेश्चंस का कंटेंट आपके पास रेडी है, और आपने उसके वन पेजर नोट बना लिए हैं। अब जब आप लिखना शुरू करोगे तो एक एक करके नहीं लिखना, उसके 3 क्वेश्चन निकालो, कंटेंट रेडी है आपके पास, रिवीजन कर लिया आपने उस कंटेंट का, फिर स्ट्रेच में लिखो उसको, 3 क्वेश्चंस को स्ट्रेच में लिखो, और हर क्वेश्चन को, अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो 7 मिनट में, 15 मार्कर का क्वेश्चन है थोड़ा 11 मिनट में खत्म एग्जाम करना है। ठीक है?
जी और सर। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्ट्रेच में 3 सवाल लिखने हैं। और तब आपको समझ आएगा कि भाई मुझे लिखना आ रहा है, नहीं लिखना आ रहा है, क्योंकि लिखना इज़ नॉट अ चैलेंज, टाइम पे लिखना इज़ अ चैलेंज। टाइम। यस सर। ठीक है ना? और उसमें वो डेवलप करने में 7-8 महीने लग जाते हैं इंसान को। जब आप 3-3 क्वेश्चंस लिखोगे, उसके बाद उसको 5 क्वेश्चन करना है, फिर धीरे-धीरे 10 क्वेश्चन करना है, एंड देन देयर विल बी अ टाइम कि आप स्ट्रेच में 20 क्वेश्चन लिख पाएँगे, जो मेंस में आता है असल में। और ये ग्रेजुअली होगा ये चीज़ धीरे-धीरे। यस सर। हाँ, बट ओवरलोड करना नहीं है। जितना आपका रिसोर्स लिमिट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई अश्योर यू कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, मोमिन सर पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिटी 1, है ना? यस सर। तो वो कंटेंट जो है उनका, वो इतना एक्सपेंसिव कंटेंट है, तो यू जस्ट स्टिक टू इट। अगर सर ने आपको बोला है कि ये चीज एक्स्ट्रा पढ़ लेना, बट गेट दैट वन बुक, दैट्स इट। डोंट एक्सपैंड योर रिसोर्सेज अननेसेसरीली, बिकॉज टीचर जब पढ़ाता है तो ही हैज लाइक 10 रिसोर्सेज इन हिज माइंड, और वो उसका क्रक्स ही देता है आपको। तो आपको फिर यस से सर। खुद से वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर आप लेक्चर ले रहे हैं और सर ने साथ में कोई कंटेंट दिया है, जस्ट स्टिक टू दैट। जितना उस कंटेंट को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। उससे आपको क्वेश्चंस निकल जाएंगे। फिर खामखा के यस। मल्टीपल रिसोर्सेज को देखने की जरूरत नहीं है, इवन इफ की कोई टॉपर कुछ भी बोल दे आपको, ठीक है ना? यू स्टिक टू व्हाट इज बीइंग टोल्ड। अगर क्लास में लेक्चरर्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, प्लस लक्ष्मीकांत बोल दी सर ने, दैट्स इट, जस्ट स्टिक टू इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना, उसको बार बार याद करते रहना, याद करते रहना। रिविजन इज द की, ठीक है? यस और सर। रिसोर्सेज जितने लिमिट होंगे उतना बेहतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी तक क्या बोला जा रहा है कि अभी तक सब बोलते हैं कि एनसीईआरटीज के बगैर द एग्जाम कैन नॉट बी क्वालिफाइड, है ना? एनसीईआरटीज आर utmost importance और एंड ऑल। अभी आप चेक यस करना, सर। इस साल का जो रैंक आया है 36, ही सेज दैट आई हैव नॉट स्टडीड एनसीईआरटीज। उसने ना एनसीईआरटी पढ़ी है, ना उसने न्यूज़पेपर पढ़ा है। इवन हमारे केएस में भी देयर आर मल्टीपल टॉपर्स, रैंक 2 करके, जो पिछले पिछले साल आए थे। उन्होंने भी दे हैव नॉट स्टडीड एनसीईआरटीज, दे हैव नॉट स्टडीड न्यूज़पेपर्स। तो मैं नहीं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास में अगर लेक्चर में टीचर अपना एनसीईआरटी कवर कर रहा है, देन आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये खामखा का डुप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। वक्त बचाना है। अगर कवर हो रहा है क्लास में, वो कवर करो और रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते, बिकॉज अगर साथ साथ रिवीजन नहीं हुआ विद इन, ये बात मेरी याद रखना, विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months आपका इतना पाइल अप हो जाएगा कंटेंट दैट आप फिर थक जाओगे, बिकॉज आप यू विल यस। लूज ट्रैक। आपको समझ नहीं आएगा कि भाई अब मैं किसका रिवीजन करूं। सो आई बाय द नो सर। टाइम, हाँ, बाय द टाइम पॉलिटी इज डन, जब पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा क्लासेस में, आपका रिवीजन उसका साथ में ही खत्म हो जाना चाहिए। बिकॉज पॉलिटी के जी तुरंत सर। बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा और फिर उसका लोड पड़ेगा आप पर, फिर उसके तुरंत बाद तीसरा सब्जेक्ट आएगा, और धीरे धीरे इतना लोड बढ़ेगा कि पुराने सब्जेक्ट छूट जाएंगे फिर आपसे, उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो जी दिस इज द टाइम टू रिवाइज एवरी सब्जेक्ट। और रिवीजन कैसे करना है? थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज नहीं, थीम वाइज। थीम वाइज मतलब हो गया, एक थीम, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस उसके शॉर्ट रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए उसके। दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए। तो इस तरीके से क्वालिटी खत्म हो गया, आपका रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। जी सर। हाँ, और बताओ, और क्या लग रहा है आपको? कुछ अगर सवाल है आपके? सर और मैथ्स भी चल रहा है, वो भी अच्छे से हो रहा है, और आंसर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, तो क्वेश्चंस पैसेज। किया आपने, कॉम्प्रिहेंशन जो हो गया, तो हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर्स पुराने सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन वाले? सर वो सर क्लास में कराते थे और कुछ भेजते भी थे। नहीं, सर क्या भेजेंगे वो छोड़िए आप। वो देखो, पीवाई क्यूज भी कराते थे। हाँ, पीवाईक्यूज तो कर रहे हैं ना, बट जैसे अगर आप चेक करोगे, आपको कम से कम 70-80 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस खत्म करने पड़ेंगे। अब 70-80 तो क्लास में कवर होंगे नहीं। सर ने मानिए यस। अब लेट्स से 10 पैसेजेस कराए होंगे या 12 पैसेजेस कराए होंगे। तो जब कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। क्यों खत्म नहीं हुआ है? बिकॉज सर ने पढ़ा लिया। खत्म वो तब होगा जब आप 2013 से लेकर 2025 तक कॉम्प्रिहेंशन के जितने सवाल आए वो सब करोगे आप, कर। ठीक है ना? दैट इज योर वर्क, यस सर। द स्टूडेंट हैज टू डू दैट। तो प्रिपरेशन तब तक आपका ऑन ट्रैक नहीं रहेगा जब तक आप पुराना पीवाईक्यूज खत्म नहीं करोगे। जैसे अभी आपने सीसैट मैथ शुरू किया होगा, तो उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा होगा आपने, है ना? यस सर। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, तो आपने 2013 से 2025 तक सारे सवाल खत्म करने पड़ेंगे। टीचर क्या करेगा, वो अपने पीवाईक्यूज करा रहा है नहीं करा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर।
ठीक है ना, Yes, बिकॉज self-study. हाँ, वो आपका खुद का काम है पीवाईक्यूज में एक एक सवाल करना, अटेम्प्ट करना उसको, एंड वो आपका दिमाग खोलेगा एंड अनलॉक अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, डोंट स्टिक टू दैट कि कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे हमने जो डिसाइड किया कॉम्प्रिहेंशन में, वी स्टार्टेड फ्रॉम 2018 बिकॉज मैंने सर को, हमने जब डिस्कशन हुआ इसका कि कितने पीवाईक्यूज कराने, सो मैंने उनको बोला कि सीसैट में द आइडिया इसकी जो रीसेंट पेपर्स है काफी कॉम्प्रिहेंशन टफ आ रहा है, पुराने पेपर्स में उतना कॉम्प्रिहेंशन टफ नहीं आता था, तो हमने 18 से शुरू किया है, पर आपको Okay. आपको 13 से शुरू करना है सेल्फ स्टडी में। तो 13 से जी सर. पेपर उठाया, उसका कॉम्प्रिहेंशन किया, फिर 14 का, फिर 15, 16, 17, 18 करते करते बाय द टाइम यू रीच 25 आपको तब क्लियर हो जाएगा भाई कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया मेरा, अब मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी सर. और क्या फायदा है कि इस बीच अगर आपको कोई दिक्कत आया, लेट सपोज एक कॉम्प्रिहेंशन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या 10 पैसेज आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो टीचर है वहां पे, आप जाके उनके पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं हो पा रहा मुझसे, तो इसमें मुझे हेल्प करिए, और दिस इज द यू नो द फैसिलिटी ऑफ गेटिंग देयर, या Yes sir. किसी भी Happy सब्जेक्ट। days. हाँ, तो वो चीज करो आप, इसको डोंट स्किप लाइक दैट कि सर ने करा लिया और बस हमने वो देख लिया, उन्होंने शेयर किया तो उतना ही किया हमने, वो उस पे नहीं रहना है। Okay sir. ठीक है ना, तो वो कैसे ढूंढना है, फिर से बता रहा हूँ, दृष्टि पे जाओ, वेबसाइट उनकी, वहां पर आपको दिखेगा टैब, तो प्रीलिम्स का, मेंस का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेगा आपको, एक टैब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेगा, उसमें सीसैट भी है और जीएस भी है। Yes sir. ठीक है ना, एक सब्जेक्ट जैसे अभी सीसैट का मैथ का चैप्टर खत्म हुआ, सवाल निकालो उसके और उसके सवाल करना शुरू करो, अदरवाइज ये सीसैट तो खत्म हो जाएगा लेकिन आपकी प्रिपरेशन से सीसैट खत्म नहीं होगा, वो तो बस क्लास खत्म हो जाएगा, Class में हो जाए. जी सर. वो फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको बाद में। ठीक है, वो खामखा का लोड बढ़ेगा उससे, बिकॉज अभी तो आप बेस बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, और अगर फाउंडेशन ही इस तरीके से खिंच जाएगा फिर आपका एडवांस अच्छे से नहीं होगा बाद में, इट विल टेक यू मोर टाइम, आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। Yes sir. तो इस पे थोड़ा ध्यान दो। अभी अगर पॉलिटी से शुरू करोगे, जैसे पॉलिटी 2 शुरू हुआ है, तो पॉलिटी 2 में कौन सा पहला चैप्टर शुरू हुआ आपका? Separation of powers. सेपरेशन ऑफ पावर में प्री में भी सवाल आया, मेंस में भी सवाल आया, दोनों में सवाल आया। अब जैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर खत्म होगा उसी वक्त उसके सवाल निकालो और करना शुरू करो, 2013 से लेकर 25 तक, और ढूंढना पड़ेगा सेपरेशन ऑफ पावर का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है Yes ना, sir. हाँ, तब तक आपका फिर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा फिर उस हिसाब से। Yes sir. और बताओ, सर मतलब टफ रहेगा मेरे लिए. क्या टफ लग रहा है आपको अभी? अभी क्या परेशानी आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, अभी कुछ तो नहीं, चैलेंजिंग? लाइक आगे आगे का सोच रही हूँ. कोई टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन होगी फिर कोई टफ नहीं है। अगर चीजें मिस होती रहेगी ना, जैसे अभी आपने कॉम्प्रिहेंशन में पीवाईक्यूज मिस कर लिए, अब ये बैगेज रह गया आपका, ये बैगेज रह गया, ऐसे ही बैगेज फिर चढ़ेगा इसके ऊपर मैथ का, फिर दूसरा बैगेज चढ़ेगा रीजनिंग का, फिर तीसरा बैगेज चढ़ेगा पॉलिटी का, और 6-8 महीने के बाद इतना बैगेज चलेगा कि लोग फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे इसको, इसीलिए स्टूडेंट्स फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप देखिए भाई, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, वाई? बिकॉज उनसे वो जो इसका जो वजन है, वो बर्दाश्त नहीं होता उनसे। तो वो वजन क्यों हो रहा है? बिकॉज साथ साथ नहीं किया था उन्होंने। रिविजन. हाँ, हमारा और टेस्ट भी हुआ था कौन? पॉलिटिक्स. ठीक ठीक ठीक, प्रीलिम्स का, मेंस का? प्रीलिम्स का. ठीक है, वो तो होता रहेगा, बट ये पीवाईक्यूज में पे कम स्कोर है बट. ना स्कोर में आप कुछ मत करो, आप बस अटेम्प्ट करते रहो। अगर आप बार बार फेल भी हो रहे हो ना, डज नॉट मैटर, क्लास टेस्ट डज नॉट मैटर एट ऑल, आपका स्कोर कोई मैटर नहीं करता। इस वक्त आप, यूर जस्ट 3 वीक्स ओल्ड इन दिस प्रिपरेशन, जस्ट 3 वीक्स ओल्ड। ठीक है ना, आई हैव बीन इन दिस प्रिपरेशन फ्रॉम 10 years, और मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि क्लास में स्कोर उकोर कुछ मैटर नहीं कर, व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर पार्टिसिपेटिंग, एंड उस टेस्ट में जो एक्सपीरियंस गेन हुआ आपको, जो गलतियां आपसे हुई, दैट्स व्हाट मैटर्स। गलतियां जितनी सारी करनी है, फेल जितनी बार होना है, तो क्लास में फेल हो जाओ, एक्चुअल एग्जाम में फेल नहीं होना है। ठीक है ना, सो डोंट वरी अबाउट कि भाई स्कोर कम आ गया या ज्यादा आ गया या जो भी है, किसी को ज्यादा आ जाता है तो उसको लगता है कि भाई मैंने कमाल कर लिया, वो एक्चुअल एग्जाम में कोई कमाल नहीं होता फिर उसका।
ठीक है, और टेस्ट के भी लेयर्स होते हैं, जैसे जब हम अभी कितने टेस्ट हुए आपके? पहला टेस्ट था ये? पहला ही है इसका। टेस्ट के लेयर्स होते हैं, तो पहला लेयर डाल दिया कि भाई चलो ये पहला टेस्ट होगा, तो उसमें हम ज्यादा एडवांस चीजें नहीं रखेंगे। फिर आपका धीरे धीरे लेयरिंग चढ़ेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम्म। आपका यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा, एंड दैट इज व्हाट वुड बी समथिंग दैट इज चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट। इट्स अ वेरी Yes. वंडरफुल प्रिपरेशन, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं आपको कह सकता हूँ माइट बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, इवन बेटर देन योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। हाँ, बिकॉज बिकॉज यू लर्न अ लॉट हियर। इसमें इतना एक्सपेंशन होता है नॉलेज का कि आप भर जाते हैं, लाइक आपका जो जहन है, आपका जो दिल है, वो इस नॉलेज से पूरा भर जाता है, एंड यू रियली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ डज द वर्ल्ड वर्क। और वो Works. एक, Yes. हाँ, वो एक अलग मजा है उसमें, और उसमें एक अलग इंसान की पर्सनालिटी में एक निखार आता है, बदलाव आता है, बिकॉज एक जैसे आप अपने फील्ड में थे, वो मैंने, और आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, दैट्स आल्सो अ वेरी डिसेंट प्रोफेशन, बट ये है कि इट्स सीमित है अपने स्पेसिफिक फील्ड में। तो दे वुड नॉट नो कि भाई व्हाट इज पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, और भाई हमारे राइट्स ड्यूटीज क्या है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। Yes. दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो। ठीक है ना, कल को वी माइट स्टार्ट इकोनॉमिक्स एंड यू हैव नो आइडिया, आपने मेडिकल पढ़ा है, यू हैव नो आइडिया कि भाई इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एक्सचेंज होता कैसे है, और पेमेंट्स होती कैसे है, इंटरेस्ट क्या सिस्टम है, और मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी और महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, ये सब चीजें बड़ी जरूरी है इवन आपके Yes. ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी जैसे आप आ रहे हैं, तो बच्चा बच्चा शुरुआत में क्या होता है, काफी सहमा हुआ होता है, बिकॉज उसको अलग अलग हम्म। फील्ड्स की नॉलेज नहीं है, बट यू कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग दिस। 2 साल के अंदर आपका नॉलेज होराइजन इतना बढ़ जाएगा कि आप दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बात कर पाओगे। कोई भी टॉपिक होने दो, दुनिया के किसी भी फील्ड का टॉपिक होने दो, फ्रॉम योर क्वांटम फिजिक्स टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, आप सारे हम्म। के सारी चीजें उस पर बात कर पाएंगे, बिकॉज बहुत ही एक्सपेंसिव फील्ड है ये Yes. यूपीएससी का। तो बहुत मजा भी आएगा इसमें, इसको एंजॉय करना है आपको। एंजॉय करोगे तो इसको लॉन्ग टर्म Yes. सस्टेन कर पाएंगे आप, प्रिपरेशन को सस्टेन कर पाओगे। एंजॉय करिए इसको, और बस ये रहना है कि बैकलॉग नहीं आना चाहिए मुझे, अदरवाइज कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इसमें कॉमन, जो क्या कह सकता हूँ मैं, साइड इफेक्ट है इस प्रिपरेशन का। साइड इफेक्ट ये है कि आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट हैविंग सम एंजाइटी इश्यूज, और देन थोड़ा इंसान परेशान होने लगता है, बिकॉज लोड बढ़ने लगता है इसके बाद, एंड उसको अंदर से गिल्ट होने लगता है कि मैं सही 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 से काम नहीं कर रहा हूँ, और उस हम्म। गिल्ट में उसको अपनी अपनी ही परेशानियां बढ़ जाती है फिर। तो वो अभी से फोकस करना है, बिकॉज ये होगा कल को, अगर आप सही से अपना बैकलॉग क्लियर नहीं करोगे, 1 साल के बाद इतना लोड बढ़ेगा कि आपको गिल्ट होना शुरू हो जाएगा, और आपको शायद अंडर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगी कि भाई शायद आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, ऐसा लगने लगता है इसमें कभी ना कभी। तो उसी को ये Yes. फीलिंग नहीं आती है जो साथ साथ में अपना बैकलॉग क्लियर करता रहेगा। ठीक है, Yes. और अभी आप छोटे हैं, हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें ऐसी बोल दी हो कि जो आपको शायद समझ No. ना आई हो, बट ये है, Hi, ये है sir. हाँ, ये है कि बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, बहुत मजा आएगा इसमें। पेरेंट्स नहीं समझते। उनका पेरेंट्स अभी भी उसी में है। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दे वांट यू टू गो फॉर नीट अगेन। मतलब कभी-कभी बातों में तो समझ आ ही जाता है कि वो बोलना चाहते हैं ये चीज़। अब दे आर राइट आल्सो, कि वो तो सही बोल रहे हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर, और वो कभी आपके लिए तो गलत नहीं चाहेंगे, बट यू हैव टू प्रूव ना, आपको प्रूव करना है अपने आप को, और यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन। और आप लेट्स से दिया को मैं जो जानता हूँ, और जैसे मैं उसको जानता हूँ, और 1 साल के बाद भी वो वैसी ही है, तो आई कैन क्लियरली सी कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। तो आई वुड टेल यू कि यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। बट इफ आई नो दिया, एंड 1 साल के बाद जब मैंने उसको देखा, एंड शी हैज बिकम अ डिफरेंट पर्सन हुँ। in her approach, in her arguments, in her knowledge, she'll become a different person. So despite, in spite, maybe you don't qualify the exam, or you do qualify the exam, जो भी है, पर if you have become a different person, आपकी पर्सनालिटी में अलग निखार और अलग शाइन नजर आ रहा है, तो पेरेंट्स को लगने लगेगा शी इज चेंज्ड एंड शी हैज वर्कड हार्ड। तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं, जस्ट यू जस्ट वर्क हार्ड एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। आप बदलने चाहिए इन दिस प्रिपरेशन आफ्टर सम 8-10 months।
आप में एक बदलाव आना चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स में निखार आना चाहिए, आपकी थिंकिंग में बैलेंस आना चाहिए, इंटरमीडिएशन आना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप बदल नहीं रहे हो, तो उनको हमेशा लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है। थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी इश्यू हो जाता है कभी-कभी। वो यही है। लैक हाँ, बताओ? कॉन्फिडेंस इन द सेंस लाइक जैसे आपने बोला आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में, तो इसलिए कभी-कभी ना, देखो अभी तो होगा और वो होना जेन्युइन भी है। कॉन्फिडेंस कमी है किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर, आपको लग रहा है कि भाई आई एम नॉट एबल टू टॉक ऑन दिस मैटर बिकॉज़ आई डोंट हैव मच नॉलेज। लेकिन वही है, बट इफ यू वर्क हार्ड, जैसे अ, मेरा ये फ़ील्ड है, आप जैसे इस यूपीएससी इज़ माय फ़ील्ड, और आप मुझे डॉक्टर्स के बीच में डालोगे और दे आर डिस्कसिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डिज़ीज़। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट, बट नेचुरल मुझे समझ आएगा कि यार दिस इज़ नॉट माय प्लेस, और हुँ, आई लैक कॉन्फिडेंस इन दिस मैटर, तो मैं बात नहीं कर सकता इसमें। बट यू कम टू माय फील्ड और फिर मैं आपको बताऊँगा कि यूपीएससी क्या है। ठीक है ना? तो हुँ, उसमें जब नॉलेज आने लगता है और आपका दिल भर जाता है, और आपने इतनी मेहनत की होती है, पीछे आपको पता है कि आपने कितना मेहनत किया है, और वो फिर आपको अप्रोच बदल देता है और आपको अलग कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ नॉलेज। नॉलेज आप एक्वायर करते रहिए, और लेकिन ऐसा नहीं, नॉट फॉर एन एग्जाम। डोंट डोंट ओनली स्टडी फॉर एन एग्जाम। जब आप सीखते हैं ना, जैसे अब चैप्टर्स पढ़ रहे हैं आप, इस चैप्टर का एक मतलब है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ रहे हो, सेपरेशन ऑफ पावर इज व्हाट is basically so important for our daily lives, for our daily यस, lives। ठीक है ना? तो इसको इनकलकेट करना है, इसको दिल में डालना है, ऐसा कि भाई दिस इज समथिंग विच इज वेरी रियल, और मेरा यस, सामना होगा इसके साथ कभी ना हैपनिंग। कभी। हाँ, ये हुँ, ऐसी चीज नहीं है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीजें हो रही है और रफ क्या और स्मूथ क्या है, कभी मुझे जिंदगी में उसके साथ कोई सामना पड़ेगा नहीं, है ना? तो लेकिन ये चीजें काफी रियल इवन होती है। फिज़िक्स हाँ, इवन फिजिक्स। तो उसको क्या हाँ, बट दिस इज समथिंग यू विल गेट एक्सपोज्ड टू इन योर लाइफ। तो ये रियल चीजें हैं और ये इनकलकेट करनी है अंदर, और ये अंदर डालेंगे आप अपने दिल में, तो आपका एक रुझान बदलेगा, और यू विल स्टार्ट चेंजिंग, और आपके आर्ग्यूमेंट्स में निखार आएगा, और वो कॉन्फिडेंस फिर मेहनत से आता है, और किसी से कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेहनत से आता है, बिकॉज यू नो कि हाउ हार्ड यू वर्कड ऑन दिस मैटर, एंड नोबडी कैन बी बेटर देन दिस ऑन दिस इशू। आपसे बेहतर इस इशू पे कोई नहीं हो सकता। तो वो, हुँ, हाँ, वो कब आएगा वो कॉन्फिडेंस, जब आपको पता है कि मैंने जितनी मेहनत की है उतना बगल वाला नहीं कर रहा। वो तो उसी से कॉन्फिडेंस आता है। अब इंसान को पता है कि भाई मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, 3-3 4-4 घंटे रील चलाता रहता हूँ। उसको नहीं आएगा कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे। व्हाई? बिकॉज़ ही हैज़ नॉट वर्क्ड ऑन दिस। उसको यस, उसको मेहनत टाइम करनी वेस्ट। है। हाँ, जी, और टाइमिंग का भी ये है कि अभी क्योंकि काफ़ी टाइम है आपको, तो थोड़ा बैलेंस बनाओ। बिकॉज़ यू हैव टू सस्टेन दिस प्रिपरेशन फॉर एटलीस्ट 3 टू 4 इयर्स। आपकी एज के हिसाब से, आपकी उस हिसाब से बैलेंस बनाना ज़रूरी है। डोंट गो ऑल आउट इन दिस प्रिपरेशन कि भाई आप 18-18 घंटे बैठे हैं, ठीक है ना? वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, जब किसी को हुँ, वेट लॉस करना होता है, तो वो पूरा ही खाना छोड़ देता है। तो उसको बोला यस, भाई ऐसा मत करो, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएँगे आप। तो मेंटेन करो, अपना रूटीन मेंटेन करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, है ना? ऐसे जैसे 18-18 घंटे हुँ, फास्टिंग करो, या 17 घंटे का फास्टिंग करो, उसके बाद अच्छे से खाओ। ऐसे ही आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि भाई एज़ ऑफ नाउ अगर मैं 4 घंटा 5 घंटा क्लास में दे रही हूँ, 3 घंटा 4 घंटा मैं घर पे दूँगी, और उसके बाद दिस इज़ द टाइम जिस पे मेरा स्पोर्ट्स का सेक्शन होगा या मेरा फैमिली टाइम होगा। तो वो मैनेज कर लो आप। डोंट गो ऑल आउट इन दिस प्रिपरेशन, बिकॉज़ योर एज इज़ सच कि आपको 4 साल सस्टेन करना है प्रिपरेशन, और ये ऑल आउट जाने की एज नहीं है अभी। ऑल आउट कब जाना है आपको? जब जिस साल आपको एग्ज़ाम देना होगा ना, जैसे 28 में आपको एग्ज़ाम देना है, यस, 27 से आपको ऑल आउट जाना है उसमें। 27 से देयर शुड बी नथिंग एल्स। हुँ, समझा? पूरा इसमें, हाँ, पूरा यस, जाना पड़ेगा उसमें। पर अभी बिकॉज़ लंबा सस्टेन करना है, अभी 25 चल रहा है, तो उसमें 2-2 घंटा जैसे स्पोर्ट्स में दे दिया, या 2 घंटा जो मन करने में है उसमें दे दिया, उससे थोड़ा माइंड स्टेबल रहेगा और फ्रेश लॉन्ग टर्म सस्टेन हुँ, कर पाओगे। अदरवाइज़ यस, मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चीज़ों का। बस काम अगर हो रहा है, पीवाईक्यूज़ हो रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, दैट्स इट। इतना करते रहो, इतना करते रहो। बाकी डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट एग्ज़ाम्स एंड अभी ऑल, या अभी just मैंने बुक्स वगैरह भी नहीं परचेज़ की। बुक्स तो पहले लेना नहीं आप। बुक्स नहीं लेना, एक-एक सब्जेक्ट का बुक लेना। जैसे अभी पॉलिटी चला, तो सर ने क्या रिकमेंड किया पॉलिटी के लिए बताओ?
लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत ले आओ बस, नथिंग ओके एल्स। इसके बाद मेरा एनसीईआरटी से नहीं, सर ने बोला एनसीईआरटी ला तो मत लाओ। व्हाई? बिकॉज उन्होंने उसका बोला वो पढ़ सकते हो 11th वाली कॉन्स्टिट्यूशन एट हाँ, वर्क। फिर वो ले आओ। अगर बोला है उन्होंने तो वो ले आओ। जैसे इसके बाद मेरा सब्जेक्ट शुरू होगा, अभी मैं इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा आपके साथ। उसमें व्हाट आई यस डू इज आई कवर द एनसीईआरटीज, आई कवर द तमिलनाडु बोर्ड, आई कवर द स्टैंडर्ड बुक। सो इकोनॉमिक्स का डोंट गेट एनी बुक ऑल टुगेदर, कोई किताब नहीं लानी उसकी। ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट यस वाइज करना। आप एक एक साथ पूरा किताब नहीं लेना कि भाई टॉपर ने बोल दिया तो टॉपर का पूरा लिस्ट लेकर आ गए आप। वो कोई जरूरत नहीं है उसका। व्हाई? बिकॉज जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, मुझे पता है कि क्या चल रहा है आज, मुझे पता है कि मार्केट में कौन सी किताबें हैं, और जो मैं अपने नोट आपको दे दूंगा उसमें मार्केट में जितना भी चल रहा है वो सब उस नोट में इंक्लूडेड होगा। ठीक है ना? सो उसमें कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है। कल को जैसे साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा मैं, साइंस एंड टेक में कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब ही नहीं पढ़नी अब। तो ऐसे करके बी स्पेसिफिक टू व्हाट द टीचर इज टेलिंग यू। इफ ओके यू सर टोल्ड यू कि 11th की लाओ और लक्ष्मीकांत लाओ, जस्ट गेट दीस टू बुक्स ओनली, और कुछ नहीं लाना है आपको। ठीक है ना? ओके जैसे सर कोई ओनली आईएएस का वो पीडीएफ लेकर आएगा, कोई राव आईएएस का पीडीएफ लेकर आएगा, वो वाजीराम की बुक्स लेकर आएगा, फिर बोलेगा मैं ये लो बुक पढ़ता हूँ। कुछ नहीं पढ़ना है। जस्ट लिमिट योरसेल्फ, रिसोर्सेज कम करो और जस्ट फॉलो द व्हाट द टीचर इज टेलिंग। मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू, बिकॉज जितना आप रिसोर्सेज और इस चक्कर में फंसोगे कि मैं वो भी लाऊं ये भी लाऊं, कुछ हाथ नहीं आएगा उस हिसाब से। एंड में नहीं होगा। नहीं, वो याद नहीं रहेगा फिर इतना सब, वो जरूरत भी नहीं है वो। जैसा मैंने भी नीट के टाइम पे कुछ रेफरेंसेस बंद कर दी। हाँ, वो तो फायदा ही नहीं है एंड में उसका। आते आते टीचर को पता होता है, उसने बोला एनसीईआरटी लाओ तो ले आओ, उस सब्जेक्ट की ले आओ बस, बाकी यस नहीं। जैसे देयर आर एनसीईआरटीज व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स। जैसे इकोनॉमिक्स में वी डू नॉट रिकमेंड एनसीईआरटी एट ऑल। ठीक है ना? व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स देन इट सॉल्व्स। तो आई टेल स्टूडेंट्स की वट एवर इज इंपॉर्टेंट इन एनसीईआरटी आई वुड कवर दैट इन द क्लास इटसेल्फ। यू डू नॉट स्टडी एनसीईआरटीज। व्हाई? बिकॉज आपके लिए वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा और सॉल्व नहीं यस करेगा कुछ। तो एनसीईआरटी भी हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो छठी से एनसीईआरटी लेना शुरू करेंगे, 7 8 9 10 11। भाई अगर तुम्हें 11 से समझ आ रहा है, तुम क्यों 7 पे जा रहे हो? है ना? किसी मैंने और किसी देखा था 6 to हाँ, 12। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को लेट्स सपोज क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नहीं समझ आ रहा है, उसको 11th का एनसीईआरटी बोला पढ़ने को, उसको नहीं समझ आ रहा, तो फिर ठीक है, तुम 7वें से शुरू करो। वही, बिकॉज तुम्हारा बेसिक बहुत कम है, फिर तुम 7वें से शुरू करो। अब जिसको क्लास ऐसे समझ आ रहा है और एनसीईआरटी 11th 12th की ऐसे समझ आ रही है, व्हाई वुड ही गो टू 7th क्लास? तो बेकार की बात है यस ना? तो बस हाँ, जस्ट बी स्पेसिफिक टू व्हाट द टीचर इज टेलिंग यू, उससे काम बन जाएगा आपका। ओके और सर। और कुछ? सर अहमद सर जो पॉलिटी 2 पढ़ाते हैं वो कह रहे थे कि करंट अफेयर्स के साथ भी खुद को अपडेटेड रखो, हम्म। तो का, आपने बोला कि नहीं करो, उन्होंने कौन सा क्या बोला करंट अफेयर के लिए? न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो। देखो करंट का क्या सिस्टम है ना, उन्होंने जनरल क्लास में सबके लिए बोला होगा, और सब में वो बच्चे भी होंगे जिनको अगले साल एग्जाम देना है। यस सर अब यस। उन्होंने ही वुड नॉट नो स्पेसिफिकली कि आपको 28 में एग्जाम देना है। ठीक है ना? तो इसीलिए करंट से आप अपडेट रह सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आपका पॉलिटी का बेस बनने लगेगा ना, अभी तो मुश्किल है, आप करंट नहीं पढ़ सकते। आप जब बेस बनना शुरू हो जाएगा आपका और आप चीजें समझना शुरू करोगे, उसके बाद आप सिर्फ पॉलिटी का करंट पढ़ सकते हो, किसी और सब्जेक्ट का नहीं। यस। ठीक है ना? अभी थोड़ा सर ने बोला होगा, बट सबके लिए वो वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होता है। ये पॉलिसी सबके लिए अगर आप उसको अलग से भी बोलोगे ना, सर मुझे 28 में एग्जाम देना, वो आपको बताएंगे कि जस्ट फिर यू जस्ट डू योर वर्क देन। और आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है उसका। यस। ठीक है? बस स्टैटिक इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, और क्लास में करंट होता रहेगा साथ में। ठीक है? और बाकी सब ठीक? यस। चलिए, और भी कुछ इशू होगा, इफ यू वांट टू टॉक टू मी एवर अगेन, कुछ आपको होगा कंसर्न, जस्ट गेट इन टच विद मदिहा, वो मुझे बता देंगी एंड आई विल गिव यू द टाइम। ओके? ओके। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, इट वाज नाइस।